प्रिय छात्र अध्यापकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे और अच्छी प्रकार से अध्ययन मनन चल रहा होगा, ऐसी आशा और विश्वास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो मूल्यांकन के उपकरण और तकनीकें हैं उसके विषय में चर्चा चल रही थी, कुछ पर बात भी हुई थी। उसी के आगे आज जिस पर बात हो चुकी थी, जिस पर बात नहीं हुई थी, उस पर आज पुनः एक बार हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। देखेंगे कि कैसे किस परिस्थिति में किस क्षेत्र की क्षमता, योग्यता, व्यवहार के मापन के लिए किस टूल्स का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, सेल्फ रिपोर्ट, टेस्टिंग रिपोर्ट, सोशोमेट्रिक टेक्निक्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और इधर टूल्स हैं ऑब्जर्वेशन टेस्ट, इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनर, रेटिंग स्केल, प्रोजेक्टिव, सोशियोमेट्रिक, क्युमुलेटिव, एनेक्डोटल, टेस्ट बैटरी। इन सब पर बात हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन को हिंदी में अवलोकन कहते हैं। एक बहुत ही प्राचीन विधि है, बहुत प्राचीन समय से ही इसका प्रयोग होता आ रहा है और यह विशेष करके छोटे बच्चों और अशिक्षित व्यक्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, साथ ही अन्य भाषा भाषी व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी है। विशिष्ट विकलांग बालकों के लिए भी उपयोगी है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक आदि सभी क्षेत्रों के मूल्यांकन में इस तकनीक का प्रयोग, इस उपकरण का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है और अलग अलग प्रकार के अवलोकन के उपकरण हैं। जहाँ पे जैसी परिस्थिति होती वहाँ पे उस प्रकार के अवलोकन उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ये जो अवलोकन के प्रकार हैं कैसे कार्य करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अवलोकन क्या है, इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों में स्वावलोकन और बाह्यावलोकन। यह क्या करता है, व्यक्ति के किसी बाहरी गुणों का। अवलोकन में क्या होता है, चीज़ और देखें कि अवलोकन में व्यक्ति के बाहरी गुणों का मूल्यांकन किया जाता है, बाहरी गुणों का इवैल्यूएशन किया जाता है, जो कि दिखाई दे रहा है। बाहरी का मतलब जो कि अपने आंखों से व्यक्ति देख सकता है, चाहे उसकी व्यवहार है, चाहे उसकी क्रियाविधि है, चाहे उसकी रुचि है, क्षमता है, योग्यता है ना, जो आंखों से दिख रहा है। तो ऐसे बाह्य व्यवहार के मूल्यांकन के लिए ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्व अवलोकन, बाह्य अवलोकन दो होते हैं। स्व अवलोकन वह है जो व्यक्ति अपने द्वारा ही स्वयं का अवलोकन करे, अपने द्वारा ही वह अपना अवलोकन करे, तो उसे क्या कहते हैं, स्वावलोकन कहते हैं। लेकिन स्वावलोकन करना एक जटिल एवं कठिन कार्य है, क्योंकि अपने से कोई व्यक्ति अपना मूल्यांकन उतनी अच्छी प्रकार से नहीं कर सकता है, इसलिए यह एक कठिन कार्य है। जबकि बाह्यावलोकन क्या है, बाह्यावलोकन में दूसरे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अवलोकन करता है, या
जिसका अवलोकन किया जाना चाहिए वह ना करके बल्कि दूसरे लोग उसका अवलोकन करें। ये थोड़ा सरल होता है, आसान और अच्छा भी माना जाता है। इसमें मूल्यांकन सही रूप में हो सकता है। इस तरीके से स्वावलोकन और बाह्यावलोकन क्या है? स्वावलोकन जो अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा किसी व्यक्ति के लिए किया जाए, और बाह्यावलोकन जो दूसरे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के व्यवहार का जिसमें अवलोकन किया जाता है उसे बाह्यावलोकन कहते हैं। तो इस तरीके से अवलोकन दो प्रकार से और होते हैं, नियोजित अवलोकन और अनियोजित अवलोकन। नियोजित अवलोकन क्या है? नियोजित अवलोकन वह है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे नियोजित अवलोकन कहते हैं। जबकि अनियोजित अवलोकन क्या है? जिसमें कोई ऐसे विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता बल्कि सामान्य उद्देश्य होते हैं, और सामान्य उद्देश्य के मूल्यांकन के लिए अनियोजित ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया जाता है, अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से सामान्य उद्देश्य की दृष्टि से अब इसका अनियोजित अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो अवलोकन और होते हैं। प्रत्यक्ष अवलोकन क्या है? जो व्यक्ति के द्वारा वही उसी का अवलोकन किया जाए जो कि जैसा कि हो रहा है, जैसा कि चल रहा है ना, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष अवलोकन। जैसे हम अभी हमारे सामने कोई बैठा है और जो भी क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है उसका हम अपना अवलोकन करें, ऑब्जर्वेशन करें, तो ऐसे प्रकार का अवलोकन को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष अवलोकन। इस प्रकार के अवलोकन को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष अवलोकन। दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष अवलोकन। अप्रत्यक्ष अवलोकन क्या है? अप्रत्यक्ष अवलोकन वह है जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं ऑब्जर्वेशन ना करके अन्य व्यक्तियों से पूछता है, दूसरे व्यक्ति से पूछता है। जैसे कि हम बताएं, जैसे आप हैं, आप जो क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, आपको कोई देखने वाला हो और फिर एक अन्य व्यक्ति हो ऑब्जर्वर जो आपके जो देखने वाले यानी हम जो टीचर हैं हमसे वो पूछे आपके बारे में। तो इस प्रकार के अवलोकन क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष अवलोकन कहते हैं। इस प्रकार के अवलोकन को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष अवलोकन कहते हैं। इसमें अन्य व्यक्तियों से पूछा जाता है, अन्य व्यक्तियों से क्या किया जाता है? पूछा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष अवलोकन कहते हैं। प्रत्यक्ष अवलोकन भी दो प्रकार का हो सकता है। प्रत्यक्ष अवलोकन दो प्रकार से हो सकता है, सहभागी अवलोकन और दूसरा असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन और असहभागी। सहभागी अवलोकन क्या है? सहभागी अवलोकन उस अवलोकन को कहा जाता है जिसमें जो अवलोकन करता होता है समूह का एक अंग होता है, एक भाग होता है, उसमें अपना वह सहभाग करता है, तो उसे सहभागी अवलोकन कहते हैं। असहभागी अवलोकन क्या है? इसमें अवलोकन करता उसका सदस्य नहीं होता है, उसका एक भाग नहीं होता है, इसमें सहभाग हुआ नहीं रहता है, इसलिए इसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। असहभागी अवलोकन में अवलोकन करता समूह के किसी भी क्रियाकलाप में कोई भाग नहीं लेता है, जबकि सहभागी अवलोकन में अवलोकन करता उस समूह का एक अंग होता है, एक भाग होता है, जिसका कि वह अवलोकन कर रहा होता है। इसी तरीके से अवलोकन को नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन भी कहा जाता है। नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन क्या है? जिसमें कोई विशेष परिस्थिति होती है, कोई विशिष्ट परिस्थिति होती है और उस विशिष्ट परिस्थितियां निर्मित करके अवलोकन का कार्य किया जाता है ना। कुछ कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशंस में ही अवलोकन का कार्य जब किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? नियंत्रित अवलोकन कहते हैं। जबकि अनियंत्रित अवलोकन क्या है? अनियंत्रित अवलोकन में स्थितियां कैसी होती हैं? स्वाभाविक होती हैं और वास्तविक होती हैं, और उस वास्तविक परिस्थिति में जब अवलोकन कार्य किया जाता है, स्वाभाविक परिस्थिति में अवलोकन का कार्य किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अनियंत्रित अवलोकन कहते हैं, यानी इसमें कोई ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां नहीं होती हैं। तो अगर हम देखें तो नियंत्रित अवलोकन की अपेक्षा अनियंत्रित अवलोकन ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि नियंत्रित अवलोकन में अवलोकन करता और जिसका अवलोकन किया जा रहा है उसको पहले से सूचना प्राप्त हो जाती है। तो पहले से सूचना जब प्राप्त हो जाती है
तो पहले से सूचना प्राप्त हो जाने के कारण वह व्यक्ति क्या हो जाता है, सजग हो जाता है, होशियार हो जाता है, और जिसके कारण वह अपने कुछ बातों को छिपा लेता है, जो अवांछित है उसको छिपा लेता है, जो वांछित है उसको प्रकट करता है। इस तरीके से उसका सही मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ इवैल्यूएशन नहीं हो पाता है, इसलिए नियंत्रित अवलोकन उतना अच्छा नहीं माना जाता। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में क्या होता है, क्योंकि परिस्थितियाँ वास्तविक होती हैं, स्वाभाविक होती हैं, स्वाभाविक परिस्थितियों में ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पहले से कोई सूचना नहीं होती, पहले से कोई जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वह सजग नहीं होता है, वो जागरूक नहीं रहता है। जागरूक नहीं रहता तो वो अपना स्वाभाविक क्रियाकलाप करता है, जो भी वास्तविक उसकी क्रियाकलाप है, स्वाभाविक क्रियाएं हैं, वैसा वह करता रहता है, चाहे वांछित हो या अवांछित हो। तो उस स्थिति में जब उसका ऑब्जर्वेशन होता है तो ज़्यादा अच्छा वस्तुनिष्ठ होता है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है नियंत्रित की अपेक्षा। तो इस तरीके से नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन भी होते हैं, जिसे में क्या अंतर है आपको बताया गया। अब तो नियंत्रित अनियंत्रित अवलोकन तो लगभग कितने प्रकार के अवलोकन होते हैं, इसमें हमने बताया स्वावलोकन, बाह्यावलोकन, नियोजित अवलोकन, अनियोजित अवलोकन, प्रत्यक्ष अवलोकन, अप्रत्यक्ष अवलोकन। प्रत्यक्ष अवलोकन में भी दो होते हैं, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन। फिर उसके बाद नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन। तो ये बहुत सारे अवलोकन के प्रकार हैं जो आपने देखा कि किन परिस्थितियों में इस प्रकार के अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरे टूल्स की पर बात करेंगे और उस टूल का नाम है इंटरव्यू, साक्षात्कार। अब हम लोग साक्षात्कार के ऊपर बात करेंगे। क्या है साक्षात्कार? जैसा कि ये साक्षात्कार क्या होता है, इसके संबंध में आप सभी को सामान्य रूप से जानकारी है कि साक्षात्कार क्या होता है, कैसे लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है, क्यों लिया जाता है। इन सारे प्रश्न के जानकारी आप लोग थोड़ा बहुत है, तो ऐसा नहीं है कि साक्षात्कार कोई नहीं आ सकता है। कहीं न कहीं आप लोग में से हर व्यक्ति साक्षात्कार से होकर के गुजरा होगा, है ना। वाइवा होता है, वाइवा भी एक तरीके से साक्षात्कार है। इसमें व्यक्ति क्या होते हैं, आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से बैठे होते हैं, और जो साक्षात्कार लेने वाला है, साक्षात्कार देने वाले का मूल्यांकन करता है, उससे कुछ प्रश्न करता है, और प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त उत्तरों के द्वारा वह उसकी क्षमता का निर्धारण करता है, उसकी योग्यता का निर्धारण करता है, उसके गुणों का निर्धारण करता है। ठीक है, तो साक्षात्कार एक ऐसी विधि है, ये भी एक प्राचीन ही विधि है, बहुत पहले से इसका प्रयोग किया जाता रहा है। जबकि कोई लिखित क्रियाकलाप नहीं होते थे, उस समय से ही इसका प्रयोग किया जाता है। आप अगर देखें इतिहास उठा करके तो वैदिक कालीन शिक्षा में जो भी इवैल्यूएशन का कार्य होता था उसमें साक्षात्कार प्रधान था। साक्षात्कार के माध्यम से ही छात्रों की योग्यताओं को रखा जाता था, जाना जाता था, उनकी योग्यताओं का निर्धारण किया जाता था, उनको उपाधियाँ दी जाती थी। विद्वत सभा में, विद्वानों की सभा में उनके वाद विवाद के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से उनकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि साक्षात्कार के लिए जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति या शिक्षित व्यक्ति का ही किया जा सकता है, इसमें शिक्षित व्यक्ति का भी किया जा सकता है, क्योंकि वाद विवाद जो भी बोलना जानता है तो कोई भी कर सकता है। छोटे बच्चों के लिए भी अच्छा माना जाता है, छोटे बच्चे जो हैं उनसे भी बातचीत के माध्यम से उनकी योग्यता, क्षमता, आकांक्षा, रुचि को जाना जा सकता है, परखा जा सकता है। तो इस तरीके से साक्षात्कार भी कई प्रकार से होते हैं, विभिन्न स्थितियों में विभिन्न तरीके से साक्षात्कार लिया जाता है। तो साक्षात्कार व्यक्तियों से क्या सूचना प्राप्त करने के लिए लिया जाता है, आंकड़ों के संग्रहण के लिए साक्षात्कार लिया जाता है, और ये संकलित करने के लिए बहुत ही प्रचलित साधन है, प्राचीन साधन है। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता रहा है, पहले से ही किया जाता रहा है। और साक्षात्कार में किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति से
दूसरा व्यक्ति जो उसके सामने बैठा हुआ है, उस सामने बैठे हुए व्यक्ति से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इन विभिन्न प्रकार के प्रश्न के द्वारा उससे जो उत्तर प्राप्त होते हैं उसके उत्तर के आधार पर उसकी क्षमताओं का, उसकी योग्यताओं का, उसके गुणों का मापन किया जाता है। अपने सामने बैठा करके प्रत्यक्ष वार्तालाप करने के कारण साक्षात्कार को प्रत्यक्षा लाभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्षा लाभ भी कहते हैं। और जिस शिक्षा संस्थानों में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मापन करने के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार को क्या कहते हैं? वाइवा कहते हैं, मौखिकी कहते हैं, जो कि आप सब कई बार दिए होंगे। इस तरीके से अगर हम देखें तो साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? बहुत तरीके से होते हैं। पहला प्रमाणीकृत साक्षात स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू एंड अनस्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू, यानी प्रमाणीकृत और अप्रमाणीकृत साक्षात्कार। प्रमाणीकृत साक्षात्कार क्या है? प्रमाणीकृत साक्षात्कार वह साक्षात्कार है जिसमें पूर्व में ही, यानी पहले से ही, या इसको दूसरे शब्दों में संरचित साक्षात्कार भी कहते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार में कौन से प्रश्न पूछे जाने हैं, किस क्रम में पूछे जाने हैं, कब पूछे जाने हैं, कैसे पूछे जाने हैं, इस सब की पहले से ही योजना बना ली जाती है। इस सब की पहले से ही संरचना बना ली जाती है। और इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारता को प्रश्नों के संबंध में कुछ थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दी जाती है, परंतु यह स्वतंत्रता भी कब दी जाए, किस परिस्थिति में दी जाए, कितने समय के लिए दिए जाए, ये सब भी पूर्व निर्धारित हो जाता है। ये सब चीज़ें भी पूर्व में इसका निर्धारण हो जाता है, परंतु यह स्वतंत्रता भी पहले से ही स्पष्ट हो जाती है। प्रमाणीकृत साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार प्रश्नावली को पहले से ही सावधानी से तैयार कर लेता है। जो प्रश्नावली है, प्रश्नायर है, इसको वह पहले से ही तैयार कर लेता है। और अप्रमाणीकृत साक्षात्कार में, अप्रमाणीकृत साक्षात्कार जैसा कि इसे असंरचित साक्षात्कार भी कहते हैं, इस प्रकार के साक्षात्कार में लचीलापन होता है, स्वतंत्रता होती है। इनमें किसी भी प्रकार की साक्षात्कार प्रश्नावली का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई भी पहले से प्लानिंग नहीं की जाती है। इस साक्षात्कार में विभिन्न छात्रों से पूछे गए प्रश्नों पूछे गए जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग छात्रों से, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसी प्रश्नावली निर्मित नहीं की जाती है। साक्षात्कार में एक मिश्रित रूप अपनाना ये पड़ता है। कभी कभी साक्षात्कार में प्रमाणीकृत और अप्रमाणीकृत साक्षात्कार के बीच का रास्ता अपनाया जाता है, जिसे अर्ध प्रमाणीकृत साक्षात्कार कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अर्ध प्रमाणीकृत साक्षात्कार कहते हैं। यानी इसमें कुछ प्रश्नावली का भी प्रयोग किया जाता है, कुछ स्वतंत्र प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ पहले से ही प्रश्न बना लिए जाते हैं, और कुछ तात्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए प्रश्न तात्कालिक पूछे जाते हैं। इस तरीके से प्रमाणीकृत और प्रमाणीकृत और अप्रमाणीकृत के बीच एक रास्ता है अर्ध प्रमाणीकृत साक्षात्कार, जिसमें कि कुछ पहले से ही प्रश्न होते हैं, कुछ तुरंत भी बनाए जाते हैं, पूछा जाता है। इसे अर्ध प्रमाणीकृत साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। इसमें साक्षात्कारता तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप यह निर्णय लेकर के पूर्व निर्धारित प्रश्न, यानी पहले जो उन्होंने प्रश्नों का निर्धारण किया है, साथ ही साथ कुछ ऐसे विकल्पात्मक प्रश्न का प्रयोग भी कर सकता है। इस तरीके से प्रमाणीकृत और अर्ध प्रमाणीकृत साक्षात्कार होते हैं। फिर उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार कई प्रकार से होते हैं। उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए साक्षात्कार, जैसे सूचनात्मक साक्षात्कार, परामर्श साक्षात्कार, निदानात्मक साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार, अनुसंधान साक्षात्कार, ये कुछ प्रमुख टाइप्स ऑफ इंटरव्यू हैं। ठीक, उद्देश्य के आधार पर। किसके आधार पर? उद्देश्यों के आधार पर। तो कुछ विद्वान साक्षात्कार को औपचारिक और अनौपचारिक भी कहते हैं,
और साक्षात्कार बांटा है। कुछ विद्वान साक्षात्कार को व्यक्तिगत साक्षात्कार और सामूहिक साक्षात्कार भी कहते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार में एक बार में केवल एक ही व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है, जबकि सामूहिक साक्षात्कार में एक बार में एक से अधिक व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जाता है। तो व्यक्तिगत और सामूहिक साक्षात्कार भी होते हैं। और प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके सूचनाएं संचालित करने की दृष्टि से साक्षात्कार काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें हमने पहले ही बताई थी। और साक्षात्कार के द्वारा अनेक ऐसी गुप्त छुपी हुई तथा व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं जो मापन के अन्य दूसरे उपकरणों से नहीं की जा सकती हैं। किसी व्यक्ति के अतीत को जानने के लिए, है ना, उसके इतिहास को जानने के लिए इतिहास को जानने के लिए, उसके गोपनीय अनुभवों को जानने के लिए, प्राप्त करने के कार्य में साक्षात्कार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुपक्षीय तथा गहन अध्ययन हेतु बहुपक्षीय किसी भी चीज़ के अनेक पक्षों तथा गहन अध्ययन हेतु साक्षात्कार इसके लिए भी काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अशिक्षितों तथा बालकों से सूचना प्राप्त करने के लिए यहाँ पे भी, यानी जो अशिक्षित हैं तथा जो बालक हैं उनसे भी सूचना प्राप्त करने की दृष्टि से भी साक्षात्कार काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी उपयोगी है। इस तरीके से साक्षात्कार में साक्षात्कारता को में लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे वह अन्य मापन उपकरण में संभव नहीं है। अन्य दूसरे जो मापन उपकरण उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, संभव नहीं। इस तरीके से हमने देखा कि साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार कितने प्रकार के लोगों ने विद्वानों ने बताए। इनमें प्रत्यक्ष, जिनमें आपका प्रमापीकृत, अप्रमापीकृत, अर्धप्रमापीकृत हो गया, और उसके बाद उद्देश्य के आधार पर निदानात्मक, उपचारात्मक, परामर्श, अनुसंधान, सूचनात्मक, हाँ, उसके बाद आपका औपचारिक अनौपचारिक साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार, सामूहिक साक्षात्कार। तो इस तरीके से साक्षात्कार कहाँ कहाँ उपयोगी है, किन किन व्यक्तियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये सब भी हमने देखा कि जो बालक हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनके लिए भी साक्षात्कार, उनसे भी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक उपयोगी उपकरण है, उपयोगी उपकरण माना जाता है। अब साक्षात्कार की प्रक्रिया कैसे चलती है। साक्षात्कार की अगर हम देखें तो संपूर्ण प्रक्रिया को 3 भागों में बांट करके देख सकते हैं। एक तो साक्षात्कार का प्रारंभ, दूसरा साक्षात्कार का मुख्य भाग, और तीसरा साक्षात्कार का अंत। प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में जो साक्षात्कारता है, साक्षात्कार लेने वाला है, वह साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति का आने पर उसका स्वागत करता है, उसको बैठाता है, फिर उससे परिचय उसका पूछता है। परिचय पूछने के पश्चात उसको यह विश्वास दिलाता है कि आपके द्वारा जो भी सूचनाएं प्राप्त की जाएंगी उसको पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा, उसको अन्य कहीं जहाँ शेयर नहीं किया जाएगा। इस तरीके से उसको साक्षात्कार द्वारा, साक्षात्कारकर्ता द्वारा, साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति का विश्वास अर्जित किया जाता है। और जब विश्वास अर्जित हो जाता है तो व्यक्ति अपनी कोई भी बात शेयर करने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाता है और साक्षात्कार लेने वाले को वह बताता है अपने विषय में। तो ये सब चीज़ें साक्षात्कार के प्रारंभ में होती हैं, साक्षात्कार के प्रारंभ में होती हैं। फिर इसके बाद होता है साक्षात्कार का मध्य भाग या साक्षात्कार का मुख्य भाग। इसमें क्या होता है कि जो साक्षात्कार लेने वाला है, साक्षात्कार देने वाले या आमने सामने बैठ करके उससे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पूछता है, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को जानता है और उन प्रश्नों के माध्यम से, उसके उत्तर के माध्यम से उसकी योग्यता क्षमता का निर्धारण करता है। इसमें एक बात ये भी होती है कि उसी समय उसके द्वारा दिए गए उत्तरों को, वह उत्तरों की जो मेन बिंदु है, मेन पॉइंट है, उसको वह लिखता भी जाता है, जिससे कि बाद में उसको योग्यता के निर्धारण में कोई दिक्कत ना हो, वहाँ से वो सहायता ले सकता है। तो इसलिए इस भाग में ये सब चीज़ें भी आती हैं। तीसरा है समापन। समापन में क्या किया जाता है, इसमें सौहार्दपूर्वक, धैर्यपूर्वक उसकी सारी बातों को सुना जाता है और उसके बाद अंत में उसको मुस्कुराहट के साथ
धन्यवाद दिया जाता है उसको, और धन्यवाद दे करके इस तरीके से साक्षात्कार की प्रक्रिया अंत होती है। तो इस तरह से साक्षात्कार की संपूर्ण प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा जा सकता है: साक्षात प्रारंभ, मुख्य भाग और साक्षात्कार का समापन। साक्षात्कार के प्रारंभ में साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति होता है, जैसे हमने बताया, और उसमें साक्षात्कारता देने वाले व्यक्ति का स्वागत करते हुए उससे परिचय लेता है, उसे यह विश्वास दिलाता है कि जो भी उसके द्वारा सूचनाएं प्रदान की जाएंगी उन सूचनाओं को पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा। और इस तरह से उसमें आत्मीयता स्थापित हो जाने के उपरांत जब आत्मीयता स्थापित हो जाती है तो उसका मुख्य भाग प्रारंभ होता है, जिसमें जो भी उसको वांछित सूचनाएं हैं उन वांछित सूचनाओं का संकलन किया जाता है। प्रत्येक प्रश्न करते समय साक्षात्कारता को कुछ बातों का भी ध्यान देना चाहिए, कुछ बातों का भी ध्यान उसको रखना चाहिए, जिससे कि साक्षात्कार की प्रक्रिया अच्छी प्रकार से अच्छे ढंग से संपन्न हो सके। तो इसके लिए कौन कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान उसे रखना चाहिए? प्रश्न जो हैं, जो प्रश्नावली का निर्माण किया गया है वो क्रमबद्ध हो, एक क्रम में हो, एक सिस्टम में हो, और प्रश्न सरल हो, स्पष्ट हो, द्विभाषी ना हो, द्विअर्थी ना हो, या उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो रही हो, इस तरीके से हो। प्रश्न साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की भावनाओं पर आघात न पहुंचाए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न आप ऐसे ना करें जिससे कि साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को कोई आघात पहुंचे, कोई दुख हो, कोई चोट पहुंचे। ऐसे भी प्रश्नों से बचना चाहिए। साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की को अपनी अभिव्यक्ति का उचित अवसर मिल सके। साक्षात्कार जो देने वाला व्यक्ति है उसको अपनी अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त उसको अवसर दिया जाए, अपनी बात को बताने के लिए उसको समय पर्याप्त दिया जाए, तथा साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए गए उत्तरों को बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक सुनना चाहिए और सुन करके उसे समझना चाहिए। वांछित सूचनाओं की प्राप्ति के उपरांत साक्षात्कारता को इस प्रकार से समाप्त किया जाना चाहिए साक्षात्कार को कि साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को एक तरीके से संतोष का अनुभव, साक्षात्कारता ये समझ जाए कि यह व्यक्ति मेरे द्वारा लिए गए साक्षात्कार से संतुष्ट हो गया है। साक्षात्कार की समाप्ति मधुर अच्छे शब्दों में होनी चाहिए, अच्छे वातावरण में होना चाहिए। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के कारण साथ ही समापन होना चाहिए। और इन्हीं बातों के विस्मरण की संभावना से बचने के लिए साक्षात्कार साथ साथ अथवा तत्काल उपरांत मुख्य बातों को लिख लेना चाहिए। उन साक्षात्कार के उपरांत शीघ्र से शीघ्र साक्षात्कारकर्ता को अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर देना चाहिए। इस तरीके से आपने देखा कि कैसे अवलोकन और अवलोकन के पश्चात साक्षात्कार की विधि क्या है, ऐसे कौन कौन से प्रकार हैं, किस प्रकार के साक्षात्कार में कैसी उसका प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है। और हमने बताया आपको प्रमापीकृत, अप्रमापीकृत, अर्ध प्रमापीकृत है ना, फिर औपचारिक, अनौपचारिक, व्यक्तिगत, सामूहिक, संरचित है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे साक्षात्कार के प्रकार हैं जो कि आप लोगों को बताया गया। अब अवलोकन में भी बताया गया अवलोकन क्या है, अवलोकन प्रकार कौन कौन से हैं, कब, क्यों, कैसे, कब, इन परिस्थितियों में इनका प्रयोग करना है। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में साक्षात्कार पे हो ही यही बात। अब है आपका शेड्यूल, तो हम लोग अगले वीडियो में शेड्यूल पर बात करेंगे, जिसको हिंदी में अनुसूची बोलते हैं, है ना। अनुसूची क्या है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, इन सारी बातों पर चर्चा आपको अगले दूसरे वीडियो में होगी। ठीक है, तो अनुसूची पर बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ठीक है, हम समझते हैं कि इंटरव्यू और अवलोकन के विषय पे जो हमने बातें बताई वो आपके समझ में आई होंगी, आप लोग उसको अच्छी प्रकार समझे होंगे। जो चीज़ें आपको नहीं स्पष्ट हुई होंगी, नोट्स भेजा गया है, नोट्स में पढ़ के आप समझ सकते हैं। वहाँ से भी नहीं समझ में आया तो आप हम लोग जब लाइव क्लास में होंगे, ऑनलाइन क्लास
लाइव जब हमारा होगा तो उस लाइव क्लास में अपनी शंकाओं का समाधान, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान, अपने जो भी समस्या है उसको आप पूछ करके उसका निदान कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग आज बातें यहीं पर संपन्न करते हैं। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक यानी शेड्यूल के साथ, शेड्यूल नामक टूल्स के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही अपना चिंतन मनन, अध्ययन मनन करते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद।